एग्जाम के लिए उसमें मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। वैसे तो सब लगभग लगभग सारे ही एग्जाम्स को उसमें कवर किया जाएगा, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लगभग मैं सारे एग्जाम, जैसे एनडीए बैक सामने आ रहा है हमारे सामने, एमटीएस अप्रैल में बैठा हुआ है और वहीं पर सीडीएस भी अप्रैल में है, और ये सारे एग्जाम जो भी सबसे पहले नजदीक आते जाएंगे उनके मॉक टेस्ट हम लोग जल्दी से उठाते जाएंगे, क्योंकि फिर मई की बात करें तो तब जाके फिर एयरफोर्स होगा, तो फिर भी लेकिन हम लोग मॉक टेस्ट तो करेंगे ही उसके भी। ठीक, तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास आज का। द वर्ड यू हैव इज डिसेमिनेट। अब एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है? What is the meaning of the word disseminate? इसका मीनिंग होता है फैलाना, चारों तरफ फैला देना। जब हम किसी मैसेज को प्रोपेगेट करते हैं या किसी बात को प्रोपेगेट करना चाहते हैं, तो प्रोपेगेट का मतलब ये होता है उसे सर्कुलेट कर देना, तो सर्कुलेट ऑप्शन में दिया हुआ। डिफ्यूज करने का मतलब भी होता है किसी चीज को फैला देना। या डिस्पर्स, जब डिस्पर्जन किया जाता है तो डिस्पर्सन ऑफ पार्टिकल्स होता है स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स, तो हम लोग इसमें क्या भी यूज कर सकते हैं, स्कैटर भी यूज कर सकते हैं, SCATTER। स्कैटर का मतलब ये होता है फैलाना है, या प्रोक्लेम का मतलब भी होता है किसी बात को निकालना, फैलाना। ठीक है, अब सिनोनियम के हिसाब से अगर हम देखें तो पहले तो एग्जांपल देखिए, आई वांट यू टू डिसिमिनेट दिस इंफॉर्मेशन। मैं तुमसे ये चाहता हूं कि तुम इस जानकारी को क्या करो, दूर तक फैला दो, सबको पहुंचा दो। तो जब आप किसी से किसी चीज को डिसिमिनेट करना चाहते हैं तो इसका मतलब आप स्प्रेड आउट कराना चाहते हैं, तो सिनोनियम के हिसाब से आंसर हो जाएगा बी। यस, बी विल बी द आंसर। अब मुझे आप बताइए ऑप्शन क्या कह रहे हैं। ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं सारे के सारे। डी थोड़ा सा अच्छा है, लेवल अच्छा है आज। आर्केन का मतलब क्या होता है? When you see that something is arcane, जब कोई चीज आपको आर्केन नजर आती है तो इसका मतलब वो कैसी होती है? दैट इज सीक्रेट। क्या होती है? सीक्रेट, गुप्त, या यू कैन से मिस्टीरियस, MYSTERIOUS, मिस्टीरियस यानी कि रहस्य से भरा हुआ, दैट इज कॉल्ड आर्केन। नेक्स्ट सी ऑप्शन क्या है? एक्सिलरेटेड। एक्सिलरेटेड क्या होता है? दैट इज जॉयफुल, चीयरफुल। अगर आपको एक्सिलरेटेड फील हो रहा है, इफ यू फील दैट यू आर एक्सिलरेटेड, इट मींस आपको बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, तो एक्सिलरेटेड का मतलब होता है चीयरफुल या जॉयफुल। ऑप्शन ए क्या है? व्हाट इज ऑप्शन ए? ऑप्शन ए है कंजूस। जी हां, माइजर। चलिए, स्क्रिम्प का मीनिंग होता है माइजर, या यू कैन ऑल्सो से द वर्ड निगार्ड, NIGGARD, निगार्ड। चलिए, पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। फटाफट नोट करो और कमेंट बॉक्स में लिखो यस सर। जैसे ही नोट कर लें तुरंत लिखना, एकदम मैसेज डालना उसमें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है एम्पेरिकल। एक्चुअल में देखो एम्पेरिकल का मतलब क्या होता है, पहले तो सबसे पहले कल लगा है तो पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा एडजेक्टिव। जब आप किसी चीज को एम्पेरिकल बोलते हैं तो इसका मतलब वो चीज रियल होती है और वो प्रैक्टिकल होती है, यानी कि ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी बोल दिया, एज्यूम कर लिया। एज्यूम नहीं होता, वो प्रैक्टिकल के आधार पे होती है, प्रैक्टिकली बेस्ड होती है, तो वास्तविक उसे कहेंगे। अब सिनोनियम क्या हो जाएगा? एक्चुअल मतलब इन रियल, या ऑब्जर्व्ड। अब ऑब्जर्व का मतलब है जब आपने उसको ऑब्जर्व किया हो, उसे चेक किया हो, तो इसका मतलब वो रियल है। प्रैक्टिकल आपको पता ही है, प्रैग्मेटिक ये भी प्रैक्टिकल होता है जब आप किसी चीज को करके देखते हैं, और फैक्चुअल भी यही होता है जो चीज वास्तव में होती है, एक्चुअल में होती है, रियल। सिनोनियम के हिसाब से आप इसका मुझे सिनोनियम बताएंगे। व्हाट इज द सिनोनियम? चारों वर्ड बड़े खतरनाक दिए हुए हैं। ये ट्रेम्युलस था, हाँ जी, एक्सपेरिमेंटल, ट्रेम्युलस, ट्रांजिशन या गम्पशन। देयर इज नो एम्पेरिकल एविडेंस टू सपोर्ट हर थेसिस। उसके थेसिस को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कोई भी
सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है। और कैसा सबूत नहीं है? एम्पेरिकल। यार मैं तुम्हारी बात कैसे सपोर्ट कर दूं, कैसे मैं तुम्हारी बात का समर्थन कर दूं? मेरे पास तो एक्चुअल में कोई सबूत ही नहीं है, कोई रियल कोई प्रैक्टिकल सबूत ही नहीं है मेरे पास। तो मैं कैसे इस बात का समर्थन कर सकता हूं? तो दिस इज कॉल्ड एम्पेरिकल। अब सिनोनियम क्या होगा इसका? जी हां, ए एक्सपेरिमेंटल। ऑप्शंस को खोलते हैं। ट्रेमुलस होता है अनस्टेडी, अनस्टेडी, या इनकंसिस्टेंट, जो कंसिस्टेंट ना हो, इनकंसिस्टेंट। ठीक है जी, अनस्टेडी या इनकंसिस्टेंट। ट्रांजिशन होता है चेंज, बदलाव। किसी चीज में आया हुआ ट्रांजिशन का मतलब है किसी चीज में आया हुआ बदलाव। इस समय पाकिस्तान जो है एक ट्रांजिशन से गुजर रहा है, इसका मतलब एक बदलाव से गुजर रहा है, लेकिन वो गलती है। ठीक है, चलिए गम्पशन क्या होता है? गम्पशन होता है स्किल, टैलेंट। इफ यू हैव gumption of something, if you it means you have talent of something, skill, talent। ठीक है, या adaptness, बात वही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्किल। गम्पशन का मतलब होता है स्किल या टैलेंट, किसी चीज का स्किल होना, किसी चीज का टैलेंट होना, दैट इज कॉल्ड गम्पशन। अनस्टेडी का मीनिंग क्या होता है? देखो बच्चे, अनस्टेडी का मतलब होता है इरेगुलर। जब आप किसी चीज में रेगुलर नहीं होते हो तो उसे कहते हैं यू आर अनस्टेडी। स्टडी नहीं आप सुना क्या आपने? स्लो एंड स्टडी। एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, विंस द रेस। अगर आप जिंदगी में स्लो और स्टडी चल रहे हैं, चाहे धीमा चलिए बट लगातार चलिए। वैसे ही आप लोगों में भी बहुत सारे हैं, कुछ बच्चे एक दिन पढ़ते हैं, एक दिन नहीं पढ़ते हैं, कुछ ऐसे होते हैं रोजाना पढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं बट रोजाना पढ़ते हैं। तो कहते हैं कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, और वो बात सत्य है। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इसी का मतलब है। स्टडी का मतलब है रेगुलर। अगर आप स्टडी हैं तो इसका मतलब आप क्या है? रेगुलर हैं। चलिए नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कमेंसुरेट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका? एडजेक्टिव। मीनिंग क्या है? किसी चीज के सेम अनुरूप होना, यानी कि प्रोपोर्शनेट होना, समान रेशो में होना, समान अनुपात में होना। कॉरस्पॉन्डिंग का भी वही मतलब है। अगर आप कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शनेट एंगल है। इक्वल, कोई चीज बराबर है। या सिमेट्री में है, अगर दो चीजें सिमेट्री में है तो इसका मतलब वो समान रेशो में है, सेम रेशो में है। ठीक है, सेंटेंस क्या कहता है? सेंटेंस के बारे में सुनिए। द इनकम ऑफ इंडियन फार्मर्स, भारतीय किसानों की जो आय है, इज नॉट कमेंसुरेट विद द लेबर दे डू। इसका मतलब क्या है? कि हमारे जो किसान हैं इंडिया में, जितनी मेहनत वो करते हैं, सुबह से रात तक लगे रहते हैं, उसका उतना लेबर जो है, उसका उतना पेमेंट उनको नहीं मिलता है। इसका मतलब उनका जो लेबर है, उनका जो हार्डवर्क है, वो प्रोपोर्शनेट नहीं है किसके? उनका रिटर्न, उतना रिटर्न उनको नहीं मिलता है। तो यही सेंटेंस बताना चाह रहा है कि इनकम ऑफ इंडियन फार्मर्स इज नॉट कमेंसुरेट विद द लेबर दे डू। जितनी मेहनत वो लोग करते हैं, उसकी मेहनत के बराबर उतना पेमेंट उनको नहीं मिल पाता है। ये बिल्कुल सत्य है और ये बड़ी समस्या है। आप देखिए किसी भी सेक्टर में जाइए तो जितना इंसान मेहनत करता है, लगभग लगभग उतना उसको मिलता है, और कई जगह पे तो ज्यादा भी मिलता है। बट किसानों के साथ आज भी ये प्रॉब्लम है कि उनकी इनकम कमेंसुरेट नहीं है। अब ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो क्या इसका आंसर होने वाला है? दैट इज इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब है सेम रेशियो में होना। ठीक है, समान रेशियो में होना। अब चार ऑप्शन, तीनों ऑप्शन दिए हैं, तीनों ऑप्शन को मुझे बताओ फटाफट, इसमें से किसका क्या मीनिंग होगा। सबसे पहले सी आपने बहुत बार सुना होगा, वेन। वेन का मतलब होता है घमंड, प्राइड। ठीक है जी, तो वेन का मतलब होता है प्राइड, घमंड। इफ यू
आर इन वेन इट मींस यू आर इन प्राइड, आपको घमंड है अपनी चीजों पर। अनमाइंडफुल, अब कई लोग कहते हैं यार मैं इन सब बातों से अनमाइंडफुल हूं, तो इसका मतलब अनअवेयर हूं, मतलब मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है, या अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको इग्नोरेंट, IGNORANT, इग्नोरेंट वर्ड भी यूज कर दिया जाएगा। इग्नोरेंट का मतलब है जब आपको किसी चीज की जानकारी नहीं होती है तब उसे हम लोग कहते हैं अनमाइंडफुल। गैलोर, देखिए अगर आप कोई भी चीज गैलोर क्वांटिटी में रखते हैं तो गैलोर का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, या प्लेंटीफुल, या प्रोफ्यूज, या अबंडेंस, प्रचुर मात्रा में कोई चीज आपके पास होना, या एम्पल। एम्पल भी यही होता है, सफिशिएंट ही होता है। एम्पल का मतलब ही होता है पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट मात्रा में होना। सर वोकैब रटने के बाद भी भूल जाता हूं, अब क्या करूं? आपने इतनी वोकैबुलरी कैसे याद की? ओके सर, वोकैब रटने के बाद ही भूल जाता हूं, अब क्या? अच्छा ये तो सेम ही है। ओके देखो मेरा अब आप अभी का जानना चाहते हो या एज अ स्टूडेंट जानना चाहते हो, वो आप कमेंट में लिखो तो मैं फिर उसको आपको जेन्युइन रिप्लाई दूंगा। ऐसे तो टीचर ना बहुत आसान सा रिप्लाई दे देते हैं, क्योंकि एज अ टीचर बड़ी आसान सी बात होती है, बट दूसरे एंगल से, बच्चों के एंगल से सोचना ये थोड़ा सा फिर अलग हो जाता है। जैसे एक सक्सेसफुल आदमी कुछ भी बोल देता है ना, जिसकी जॉब लग जाती है तो वो कुछ भी बोल देता है, बट जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन उनके एंगल से सोचना बड़ा अलग हो जाता है। तो आप मुझे वही बताइए कि किस हिसाब से बताऊं, अभी के हिसाब से या फिर व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट उसके हिसाब से, तब बताऊंगा आपको। चलिए, इम्पेकेबल, व्हाट इज इम्पेकेबल, ध्यान से सुनिए। ये नाउन तो यहां गलत लिख दिया, इम्पेकेबल का पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, क्योंकि एबल जहां लग गया वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अच्छा, इम्पेकेबल वो होता है जिसमें कोई कमी ना हो, निर्दोष, फॉल्ट ना हो जिसके अंदर, यानी कि वो फॉल्टलेस एज अ स्टूडेंट, ठीक है। इम्पेकेबल, निर्दोष, स्पॉटलेस कह सकते हो, फॉल्टलेस, फ्लॉलेस कह सकते हो, फ्लॉलेस, ठीक है। स्टेनलेस, मतलब स्टेनलेस का मतलब होता है, देखो स्टेन क्या होता है, स्टेन होता है मार्क, स्टेन होता है दाग, और जिसमें दाग ना लगे, है ना, आपने स्टेनलेस स्टील सुना होगा, तो स्टेनलेस स्टील का यही मतलब होता है कि उसमें कोई दाग नहीं लग पाता है। तो स्टेन मार्क और स्टेनलेस जिसमें कोई मार्क ना हो। प्योर, अब जो चीज प्योर है इसका मतलब उसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब है वो बिल्कुल कंप्लीट है, वो पूर्ण है, ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है, परफेक्ट है। इमैक्युलेट का भी वही होता है जिसमें कोई कमियां ना हो, साफ सुथरा हो बिल्कुल, है ना। इमैक्युलेट इमेज अगर आपकी है तो मतलब उसमें कोई दाग नहीं है। इनफेलिबल वही होता है जो गलती नहीं करता, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करता, और परफेक्ट तो आपको पता ही है, सिनोनिम हो जाएगा। कॉन्ज्यूमेट बंदा भी, देखिए कॉन्ज्यूमेट के एक्चुअल में दो मतलब होते हैं, क्योंकि कई बच्चे ये कह सकते हैं कि सर इसका मतलब ये हमने देखा है, तो मैं आपको बता दूं कॉन्ज्यूमेट जब वर्ब में यूज होता है और जब एडजेक्टिव में यूज होता है तो दोनों में फर्क होता है। कॉन्ज्यूमेट एडजेक्टिव में मीनिंग होता है इसका परफेक्ट, कोई कमी ना होना, और वर्ब में इसका मतलब होता है टू हैव सेक्स विद समवन, संभोग करना। तो इसमें, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं सर इसका मीनिंग ये है, फिर वो कहते हैं कि सर मतलब उनको मीनिंग उल्टा उल्टा समझ में आता है, तो क्योंकि बच्चे ना कई बार रट लेते हैं, अब उनको लगता है कि इस वर्ड का एक ही मीनिंग है, बट मीनिंग कई बार बदल जाता है। मैं अक्सर बताता हूं आपको कि वोकैबुलरी को ना रटना नहीं चाहिए, उसको समझो, क्योंकि वो कभी भी अपना मीनिंग बदल सकती है। तो कॉन्ज्यूमेट का मीनिंग वर्ब में आ गया सभी को, और एडजेक्टिव में आता है परफेक्ट। व्हेन टू पीपल कॉन्ज्यूमेट, इसका मतलब दे हैव सेक्स, और अगर कोई बंदा कॉन्ज्यूमेट है तो आप कहेंगे यार क्या कॉन्ज्यूमेट पर्सन है ना, तो कॉन्ज्यूमेट पर्सनैलिटी मतलब परफेक्ट, जिसमें कोई कमी ना हो। चलिए, इररेप्रोचेबल भी वही होता है, फॉल्टलेस, जिसमें कोई कमी ना हो, दिस इज कॉल्ड फॉल्टलेस, है ना। इररेप्रोचेबल इज फॉल्टलेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे वर्ड लिख दिए मैंने इसके, मतलब इसके बाहर नहीं आएगा फिर अगर इसमें से देगा तो, है ना। फॉल्टलेस को लेकर कर देगा तो यहीं से आएगा, ठीक है बेटा। अब देखो, रतन टाटा हैज एन इम्पेकेबल कैरेक्टर, और या इम्पेकेबल रेपुटेशन, मतलब उनकी रेपुटेशन पे कोई दाग नहीं है। जैसे
अभी कौन था वो, मुकेश अंबानी के से दूसरा क्या था यार, मेरा नाम नहीं आ रहा है उसका, अडानी, अडानी। तो वो बहुत अच्छा माने जाते थे, बट अब उनकी रेपुटेशन में कहीं ना कहीं दाग आ गया है। बट रतन टाटा का केस आज भी कैसा है, ही हैज इम्पेकेबल कैरेक्टर, उनका कैरेक्टर आज भी इम्पेकेबल है, मतलब कोई दाग, कोई छवि खराब नहीं है, कोई मार्क उनके उस पर नहीं लगा है, तो इसका मतलब इम्पेकेबल कैरेक्टर है। चलिए उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा फॉल्टी, मतलब जिसमें दाग हो, है ना, ऐसा कैरेक्टर। हाँ जी, बाकी सिनोनियम्स क्या कह रहे हैं, चलिए इनको पकड़ते हैं अब जरा, बाकी ऑप्शंस को देखिए। हैकनीड का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं, अब मैं इसको हटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा यहां से, है ना। हैकनीड का मतलब क्या होता है बच्चों, हैकनीड का मतलब होता है ऐसे रिमार्क्स जो ओवर यूज्ड हो चुके हैं, मतलब कॉमन रिमार्क्स, शायद मैंने कल या परसों में भी बताया था, कॉमन रिमार्क्स, घिसे पिटे रिमार्क्स, जिसे हम लोग कहेंगे ट्राइट, ठीक है जी। ओवर यूज्ड, कॉमन रिमार्क्स, ट्राइट या ओवर यूज्ड, हिंदी में इसे कहेंगे घिसे पिटे, मतलब जिनका यूज बार बार होता है, कोई नई चीज नहीं है इनमें, है ना, कोई नयापन नहीं है, ओवर यूज्ड, वही बातें बार बार रिपीटेड। अगला है स्टाइमे, स्टाइमे का मतलब है रुकावट, किसी काम में रुकावट आना, या किसी काम में हिंड्रेंस, HINDRANC, हिंड्रेंस, या यू कैन से ऑब्स्टेकल, यूं तो बहुत सारे वर्ड हैं, बट अभी के लिए यही दो लिख देते हैं, ठीक है। रेलिश का मतलब है मजा लेना, हाँ हाँ भाई मैं दावत में गया था और मैंने वहां इंजॉय किया, फूड को रिलिश किया, ठीक है, तो मजा लेना किसी चीज का, इंजॉय करना, ठीक। चलिए, तो ये था हमारा वर्ड नंबर 4, फटाफट जल्दी से लिखो, मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया आप लोग को, जैसे लिखो एकदम से लिखना तुरंत, यस सर लिख लिया है, तब तक मैं आपको समझाता हूं थोड़ी सी बात, कैसे मैंने वोकैबुलरी को लर्न किया था स्टार्टिंग में। देखो एक तो सबसे पहले मेरा बैकग्राउंड क्योंकि सीबीएसई का रहा है, मैं सीबीएसई का स्टूडेंट था, तो एक एडवांटेज मेरे को थी, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि भैया मैं तो बिल्कुल जमीन से उठ के आया हूं और मैं तो जमीन में धरती में उतर गया था, और मतलब ये फेंकने वाली बातें बेकार की चीज है, ठीक है। अगर मैं वहीं स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट होता तो मुझे और थोड़ी सी आपको अलग बात बताता, पर जो सच्चाई है वो यही है, क्योंकि स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को मैं समझता हूं, मैंने पढ़ाया है, बहुत पढ़ाया है, और आप तो ऑनलाइन में है तो कई बार मैं आपका दर्द नहीं समझ पाता हूं, जितना मेरे अंदर होता है या मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूं, और अपना मेरा 10-12 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, उसी से मैं आपको एक्सप्लेन करता रहता हूं, क्योंकि हम आमने सामने तो नहीं बैठे हैं। आपने लिख लिया ना, हाँ भाई ये लिख लिया, यहां तक हो गया भाई, चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले मैं थोड़ा पढ़ा लूं, क्योंकि फिर है ना टाइम लेट हो जाता है, और फिर अभी हमें आगे PQRS भी करने हैं, तो रुको थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा, 5 मिनट मुझे देना, 5 मिनट में मैं पूरा आपको बताऊंगा, क्योंकि ये ना थोड़ा सा इसका थ्योरी अलग है। देखो अब डायरेक्ट कुछ बोल देना 1 मिनट में तो वो बेकार की बात है, और आप रिलेट नहीं कर पाओगे, आपका कोई फायदा नहीं है उस चीज से, तो उसको मुझे बोलना भी नहीं है। तो 2 मिनट रुको, आप पढ़ लो पहले। ब्लेंडिशमेंट का पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन, ठीक है। मेंट जहां लग जाए, जिसका भी सफिक्स मेंट हो जाए, उसे कहते हैं हम लोग नाउन, ठीक है। अब ब्लेंडिशमेंट का मतलब होता है चापलूसी करना, चापलूसी के जितने भी वर्ड आते हैं लगभग सारे लिख दिए यहां पर, यही फायदा है इस मेथड से करने का, क्योंकि आपको अगर उसके जैसा कोई वर्ड आएगा वो छूटेगा नहीं, ठीक है। फॉनिंग मतलब चापलूसी होता है, वीडल मतलब भी किसी को बहुत ज्यादा एक्सेसिवली प्रेज करना होता है, चापलूसी करना। कॉक्स मतलब भी किसी को परसुएड करना, यानी कि चापलूसी करते हुए, है ना। इनग्रेशिएट ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ लेता है। इनग्रेशिएट करना मतलब किसी की तरफदारी करना, बहुत ज्यादा चापलूसी करना किसी की। फ्लैटरी तो आपको पता ही है। साइकोफेंसी ये भी चापलूसी होता है, साइकोफेंट होता है चापलूस, और साइकोफेंसी होता है चापलूसी करना। कैजोल आप कई बार पढ़ते हैं, कई टीचर इसको ऐसे बोल देते हैं काजोल ने उसकी चापलूस, ये बेकार की बातें हैं, सब बेहूदी चीजें। कैजोल का मतलब होता है किसी की बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन करना, बट वो अप्रिशिएशन चापलूसी में बदल जाती है, ठीक है, किसी को मनाना। एड्यूलेशन क्या होता है, यह भी चापलूसी करना ही होता है, ठीक है। सेंटेंस, मैनी पीपल गेट प्रमोशन थ्रू ब्लेंडिशमेंट। अब प्राइवेट जॉब में कई बार क्या होता है, अपने बॉस की चापलूसी करते हैं, और लोग जो हैं इसे बूट लिकिंग भी कहते हैं,
किसी के तलवे चाटना ईडीएम में, है ना। तो अपने बॉस की बूट लीकिंग करते हैं, चापलूसी करते हैं और वो प्रमोशन पा लेते हैं। कुछ लोग अपने मेहनत के दम पे ऊपर जाते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे देखो अपने बॉस के पैर दबा रहा है ना। तो ये इस तरीके से। अब उल्टा क्या होगा मैं नहीं बताऊंगा, अब मैं इंतजार कर रहा हूं कि मुझे इसका एंटोनियम बताओ। चापलूसी करना मतलब बहुत ज्यादा प्रशंसा करना किसी की, एक्सेस में, जरूरत से ज्यादा। उल्टा बताओ क्या होगा। चारों बड़े खतरनाक ऑप्शन दिए आपको। बी, रेप्रूव का मतलब होता है बेटा किसी को स्कोल्ड, डांटना, फटकार लगाना, एडमोनिश करना, किसी को फटकार लगाना, एडमोनिश करना, या चाइड समवन, एनडीए में आया था चाइड, फटकार लगाना किसी को, ठीक है। तो ये इसका आंसर नहीं है। देखिए बहुत ज्यादा प्रशंसा करना ये चापलूसी में जाता है। उल्टा होता है उतना ही कम प्रशंसा करना जितनी होनी चाहिए, तो बी लिटिल होता है इसका। बी लिटिल का मतलब होता है डी क्राई करना या क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना या अंडर एस्टिमेट करना, अंडर एस्टिमेट करना किसी की बात को, किसी की वैल्यू को, या अंडर वैल्यू करना, अंडर वैल्यू किसी की बात को कम आंकना, कम आंकना किसी की बात को। अब ऑप्शन में है ट्राउंस। ट्राउंस का मतलब है डिफीट। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित्त कर दिया, हरा दिया, बुरी तरीके से हरा दिया, ठीक है, डिफीट कर दिया टेस्ट मैच में, ठीक है। अम्ब्रेज, अब अम्ब्रेज का मतलब क्या होता है। अम्ब्रेज का मतलब होता है नाराजगी। तो इसका मैं मीनिंग कहां लिखूं, जगह मुझे नहीं दिखाई दे रही है, यहां लिख देता हूं। अम्ब्रेज का मतलब होता है नाराजगी। इंग्लिश में लिखो रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट या एंगर, गुस्सा। हिंदी में लिखो नाराजगी। दिस इज कॉल्ड अम्ब्रेज। हाँ जी, जैसे ही नोट कर लें वैसे ही तुरंत मुझे बताना एकदम। रेप्रूव, हाँ रेप्रूव तो बोल दिया। क्या बताए थे रेप्रूव। डी ऑप्शन बेटा बता दिया, बिलिटिल। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। फिटफुल, देखो कई बार ना आजकल लोगों को नींद नहीं आती है, थोड़ी सी आती है फिर उड़ जाते हैं, थोड़ी सी आती है फिर उड़ जाते हैं, टेंशन में रहते हैं। तो उसे कहते हैं फिटफुली स्लीप करना, सोना। या बारिश फिटफुली होती है तो इसका मतलब पार्ट ऑफ फुल लगा है, तो ये है एडजेक्टिव। स्पोरेडिक, इंटरमिटेंट, स्पेस्मोडिक, इरेटिक, इरेगुलर, जब कोई भी काम अनियमित रूप से होता है तो उसे कहते हैं फिटफुली होना, ठीक है। या हमारे आजकल कई बार देखते हो लाइट जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कट लगाती रहती है, तो इरेक्टिक सप्लाई होती है लाइट की, है ना, कभी आती है कभी चली जाती है फिर आती है। और बचपन में तो आप देखते थे आधा घंटा आ गई भाग गई, है ना, ऐसा रहता था। तो इरेटिक का मतलब होता है इरेगुलर। अब उल्टा इसका क्या, फिटफुल एफर्ट्स नेवर गिव रिजल्ट। लिख लो इस बात को और कान खोल के सुन लो। अगर जिंदगी में 2 दिन बहुत सारी मेहनत करोगे और 2 दिन नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। आप इतनी ना करके इतनी करिए, लेकिन रोजाना करिए और रेगुलर पढ़िएगा, ठीक है। तो उल्टा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट का उल्टा हो जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब रेगुलर, ठीक है। अब ऑप्शन आपको क्या बता रहे हैं, ऑप्शन मुझे बताओ जल्दी से। इररिलेवेंट कहां से हो गया भाई, इररिलेवेंट तो मुझे इसका ऑप्शन भी समझ में नहीं आ रहा, इररिलेवेंट को कैसे कह सकते हो आप। हाँ जी, इररिलेवेंट बेटे कोई ऑप्शन नहीं है। हम्म, चलिए आ जाओ तो फिर। प्रोलिफरेट, देखिए प्रोलिफरेट को शायद मैंने आपको बताया है पहले। प्रोलिफरेट का मतलब होता है तेजी से, स्प्रेड रैपिडली, तेजी से किसी चीज का फैलना। दिस इज कॉल्ड प्रोलिफरेशन। प्रोफेन होता है डिसरेस्पेक्ट, डिसरेस्पेक्ट, धार्मिक वस्तु का अपमान,
या ब्लैश्मे, BLASPHEMY, ब्लैश्मे भी धार्मिक वस्तु, किसी होली चीज के बारे में अपशब्द बोल देना, यही होता है, ठीक है। या इम्पायस, पायस होली होता है तो ये हो जाएगा इम्पायस, ठीक है, अपवित्र एक तरीके से, ठीक है भाई। यहां तक डाउट क्लियर हो गया। प्रोफेस का मतलब होता है किसी चीज को ऑनेस्टली कहना, डिक्लेयर समथिंग, डिक्लेयर ऑनेस्टली, ईमानदारी से किसी बात को बोलना, डिक्लेयर करना, क्लेम करना, CLAIM, क्लेम करना ये भी कह सकते हो। अपनी बात को प्रोफेस करना मतलब किसी के सामने रखना, डिक्लेयर करना, उसे क्लेम करना, बोलना। बैन भी तो होता है, क्या होता है बैन बेटे? बैन तो वरदान, अभिश्राप, अभिश्राप होता है। बून और बेन, बून वरदान होता है और बेन अभिश्राप होता है। चलिए, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब आ जाओ फटाफट इडियम्स पे। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, द राइटिंग ऑन द वॉल, द राइटिंग ऑन द वॉल। सपोज करो दीवार पे कुछ लिखा है, ठीक है, एंड दिस इज राइटिंग ऑन द वॉल। इस तरीके से मान लो कभी कुछ लिखा रहता है, दिस इज राइटिंग ऑन द वॉल। तो इफ यू सी राइटिंग ऑन द वॉल, तो इसका मतलब है ये एक संकेत होता है कि कुछ होने वाला है। ये तो मैंने आपको ऐसे ही समझा दिया, ठीक है। राइटिंग ऑन द वॉल मतलब कोई निशान होना, कोई इशारा होना। तो एन इंडिकेशन पॉइंटिंग टू इम्पेंडिंग डेंजर, इम्पेंडिंग का मतलब है अबाउट टू हैपन, एक ऐसा खतरा जो आपके सर पे मंडरा रहा है, उसे कहते हैं दैट इज राइटिंग ऑन द वॉल। जब वो आपको संकेत मिलता है तो दिस इज कॉल्ड राइटिंग ऑन द वॉल, मतलब कुछ बुरी होने वाली है तो ठीक है, आप कहेंगे ओके दिस इज राइटिंग ऑन द वॉल, और उसका आभास पहले से आपको हो जाता है, दिस इज राइटिंग ऑन द वॉल। नेक्स्ट, इन द स्विम, इन द स्विम। अब इन द स्विम का क्या मतलब है? मान लो आपके आसपास क्या हो रहा है, आजकल क्या चल रहा है, तो इट मींस आपको उसकी जानकारी है, तो इट मींस यू आर इन द स्विम। व्हेन अ पर्सन इज इन द स्विम इट मींस उसको सब पता है क्या चल रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं क्या चल रहा है आसपास में कुछ नहीं पता, क्या हमारे देश में चल रहा है कुछ नहीं पता, उन्हें दुनियादारी का कोई मतलब नहीं है, तो दे आर नॉट इन द स्विम। तो अब कुछ लोग अगर स्विम में हैं तो इसका मतलब है वो चीजों के बारे में जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू बी इन द नो ऑफ करंट हैपनिंग्स, जो चीजें करंट में चल रही हैं सब कुछ पता होना। और आप लोगों को क्योंकि करंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं। अ ग्रेट हैंड एट समथिंग, इसका क्या मतलब है? इसको ऐसे समझेंगे आप कि अगर मान लो आप किसी काम को कर रहे हैं तो उसके दो तरीके हैं, एक तो तक आप उस काम को बहुत अच्छे से करोगे और एक उस काम को बेहूदे तरीके से करोगे। मान लो पेंटिंग बनानी है, बचपन में याद करो लड़कियां जो हैं वो बहुत सुंदर पेंटिंग बनाती थी, मतलब ऐसा होता था कि 99% लड़कियों का पेंटिंग में हाथ अच्छा होता है, 1% तो अपवाद होती है हर जगह। वहीं पर लड़कों के केस में 90% लड़के जो हैं वो अपवादी होते हैं, उनकी पेंटिंग बनाते हैं हाथी और बन जाता है गधा या घोड़ा, कुछ भी बन जाता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। एंड आई वाज वन ऑफ देम, मैं भी उनमें से ही एक था, ठीक है। पेंटिंग हमारी बहुत दूर दूर तक अच्छी नहीं बनती थी, ठीक है। तो अब जो लोग एक्सपर्ट होते हैं इट मींस दे हैव अ गुड हैंड, उस चीज पर उनका अच्छा हाथ जमा होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका एक्सपर्ट। लेकिन उल्टा होता है, लड़कियों को जो ये पीरियड होता था पेंटिंग वाला, जो भी पीरियड होता था आर्ट्स का जो पीरियड होता था, लड़कियों को ये पसंद नहीं आता था, और लड़कों का फेवरेट पीरियड ही आर्ट्स का होता था भले ही उनको कुछ नहीं आता। अब ऐसा क्यों? कमेंट में दो शब्द इस चीज के लिए, अगला इडियम तब तक एक्सप्लेन करेंगे। हाँ जी, चलिए, टेक अप द कटगल्स। देखिए कटगल्स जो होती है एक तरीके की छड़ी होती है,
एक तरीके की स्टिक होती है। तो इसको ऐसे याद कर लो कि कटगल्स अगर आपने उठा लिया ना एक बार, तो मतलब आप बचाव में उतर गए किसी के। तो व्हेन यू टेक अप द कटगल्स इट मींस यू डिफेंड समवन विगरसली, किसी का बचाव करना। जैसे नेता लोग एक दूसरे का बचाव करते हैं, अपने पॉलिटिशियंस का तो बचाव जरूर करती है पार्टी। तो टेक अप द कटगल्स मतलब किसी को डिफेंड करना, किसी का बचाव करना, ये होता है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट अगला, वन वर्ड में आ जाओ। वन हु स्पेशलाइजेस इन द मैथमेटिक्स ऑफ इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस की पूरी कैलकुलेशन जानता है उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? बताओ फटाफट। हाँ जी, तो होता था ना स्कूल में, हाँ ये बात आशीष ने सही बोला। देखो अलग अलग रीजन होते थे। कुछ लड़कों को आर्ट्स का पीरियड इसलिए पसंद आता था क्योंकि मैथ्स में सर खपता था, साइंस में सर खपता था। लेकिन आर्ट्स एक ऐसा पीरियड था जिसमें सुकून मिलता था। बोला चलो कम से कम यहां तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहां कुछ लर्न नहीं करना है आपको, ठीक है? क्योंकि बनाना तो एक्चुअल में आर्ट्स में भी बड़ी मेहनत होती है, बट लड़कों को कहाँ ही बनाना था। तो एक तो कुछ का तो रीजन ये होता था पहला, इनमें से होंगे आप लोगों में से कौन, कई सारे होंगे। दूसरी कैटेगरी आती है वो वाली जो एक्चुअल में जिनको ये लगता था कि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें मार्क्स ज्यादा गेन किए जाते हैं, ये भी एक कैटेगरी होती है, ठीक है? और थोड़ा सा सुकून भी मिल जाता है, ये कैटेगरी होती है। तीसरी होती है अल्ट्रा लीजेंड्स वाली, जो मेरे बिना बोले समझ गए होंगे, है ना? अगर उनकी टीचर, और वैसे हर स्कूल में लगभग लगभग 90% जो है वो महिला टीचर ही होती थी, ठीक है? तो उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है महिला अध्यापिका की तरफ ज्यादा रहता था। तो उस में और हाँ, एक दूसरा ये भी रहता था कि भाई दूसरे से कलर ले लो, इस बेंच से उठ के वहां चले जाओ, इस बेंच से उठ के वहां चले जाओ, उठ के एक दूसरे से बातचीत भी हो जाती। तो ऐसे कई सारे उद्देश्य बहुत सारे रहते थे। अब इसमें कौन सी कितने लोग हैं, मुझे तो लग रहा है कि 99 ना चले जाएं। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एक्चुअरी। कई बच्चे ना स्टेटिशियन लगा रहे हैं, नहीं बच्चों, ठीक है? इंश्योरेंस का गणित जिसको आता है, स्पेशलिस्ट जो होता है वो एक्चुअरी होता है, ठीक है ना? एजेंट होता है ना, ये होता है स्टेटिस्ट। और कॉन्जर होता है जज ऑफ आर्ट, कला को परखने वाला, कला को परखने वाला। नहीं हंस लो, देखो हंस सकते हो तुम इसलिए हंस सकते हो क्योंकि तुम्हें पता है सच तो यही है। अब तुम कितना भी झूठ नकार लो इसको, आज तुम बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग हो गए हो, आज तुम बहुत अच्छे हो गए हो, आज तुम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो गए हो, आज तुम ज्ञान दे सकते हो, आज तुम बहुत ज्यादा क्या कह सकते हो, एक तरीके से इंटेलिजेंट हो गए हो। और लेकिन बचपन में तुम्हें भी पता है कि क्या थे तुम, ठीक है? हो सकता है मेरी बात कई लोगों को ऐसा लगे अरे क्या बोल दिया सर ने, अरे यार ये तो सर क्या कह रहे हैं, लेकिन सच को क्यों ही छुपाना, सच तो सच है उसको। और नहीं, अगर मेरी बात गलत है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो फिर। मेडिसिन गिवन टू काउंटर एक्ट पॉइजन, जहर के अपोजिट में जो दवा काम करती है। किसी ने जहर खा लिया, उसको वो दवाई दी जाएगी जिससे वो जहर को अपोजिट काम करे, जहर को काटे। तो ऐसी दवाई बताइए। बताओ आंसर बताओ तुम फटाफट जल्दी से। नहीं, मेरा तीसरे वाला पर्पस नहीं था। मेरे को आर्ट्स का पीरियड पसंद था, लेकिन वो इसलिए था क्योंकि मैथ्स पढ़ के, साइंस पढ़ के, है ना, ये सारी चीजें पढ़ के माइंड थोड़ा सा खराब हो जाता था। तो आर्ट्स के पीरियड में लगता था चलो सुकून है, 1 घंटा कम से कम पिटाई नहीं होगी। मैथ्स वाले टीचर मारते भी बहुत थे, होते ही नहीं कम में है मैथ्स वाले टीचर, ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। स्कूल वाले बहुत खड़ूस टाइप के होते हैं, कुछ लोगों के अच्छे होते हैं। चलिए, तो इसका आंसर होगा जो जहर के अपोजिट काम करे उसे हम लोग क्या कहेंगे? एंटीडॉट कहते हैं। एंटीडॉट, ये अपोजिट काम करता है। एंटीसेप्टिक जब चोट लगती है तो उस पे काम करता है। एंटीबायोटिक, ठीक है, ये आपको कब दी जाती है? जब आपको फीवर वगैरह हो जाता है उसे, तब एंटीबायोटिक। एनोडाइन होता है मेडिसिन, मेडिसिन दैट रिलीव्स पेन, जो दर्द को कम करती है उसे कहते हैं एनोडाइन। तो ये एनोडाइन पूछ लेता है, ये तो आसान है दोनों।
नेक्स्ट। सर आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं झूठ क्यों ही बोलूंगा, बताओ जरा। परम सत्य बोल रहा हूं, बिल्कुल एकदम सत्यवाणी। नेक्स्ट। पर्सन हु फाइल्स अ शूट, देखो कोर्ट में जो केस दर्ज करता है ना किसी के खिलाफ, उसको बताओ क्या कहेंगे। मान लो एक्स ने वाई की पिटाई कर दी, तो वाई एक्स के खिलाफ कोर्ट में क्या कर देगा, दर्ज कर देगा, केस दर्ज कर देगा। तो वाई उस समय पर क्या कहलाएगा। तो किसी के खिलाफ केस दर्ज करने वाले को क्या कहेंगे। आ जाओ तुम उस पे मत ध्यान दो, अब यहां दे दो जरा। वो तो मैंने बता दिया आप लोगों को, अब सच भी वही है, छुपा लो तुम चाहे कितना हाँ जी। पर्सन हु फाइल्स अ शूट, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा दैट इज बी। नहीं बेटा, विक्टिम तो पीड़ित होता है। मान लो एक्सीडेंट हो गया और आपको चोट लगी तो आप विक्टिम हैं, किसी ने आपकी पिटाई कर दी तो आप विक्टिम हैं। ठीक है। तो जो सफर करता है ना, सफर करने वाला, वन हु सफर्स, वन हु सफर्स, जो सफर करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, विक्टिम। और एक्यूज क्या होता है, गिल्टी होता है, अपराधी होता है। और सिनिक क्या होता है, सिनिक होता है वन हु डाउट्स, वन हु डाउट्स, जो दूसरों पर संदेह करता है, या वन हु फाइंड फॉल्ट, जो कमियां निकालता है। वन हु डाउट्स कह सकते हो, या वन हु फाइंड फॉल्ट, जो दूसरों में कमियां निकालता है उसे कहते हैं सिनिक, यानी कि आलोचक कहते हैं। हम्म। सर हमें तो मैथ्स की क्लास अच्छी लगती थी। यार मैं तो देखो झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे तो मैथ्स की क्लास ना, जिस दिन मेरी 12th क्लास खत्म हुई, सच बताऊं, सबसे ज्यादा मुझे सुकून उसी दिन आया। मैथ्स की क्लास तो मुझे जहर लगती थी, जहर, मतलब जैसे सूखा जहर पिला दिया हो किसी ने। मैथ्स का पीरियड तो ऐसा, ऊपर से एक तो मैथ्स मेरा इतना बहुत अच्छा, दूसरा और ऊपर से मेरा मैथ्स का टीचर बहुत महान, तो दोनों ही सिचुएशन मेरे लिए ऐसी थी, बहुत बुरी थी। और तीसरा, जो बच्चा कमजोर हो ना जिस सब्जेक्ट में, टीचर भी स्कूल के अलग ही लेवल के होते हैं, अल्ट्रा लीजेंड, उन्हीं की ज्यादा ऐसी तैसी करते हैं, उन्हीं को ज्यादा मारते हैं, क्योंकि वो टीचर सोचते नहीं है मारने से, और हमारे टाइम पे तो कहाँ ही सोचते थे। एंशियंट का स्पेलिंग कौन सा है भाई, दैट इज ए। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। 15 में कह रहा है एवरीवन हैज द अपॉर्चुनिटी, का स्पेलिंग ढूंढो फटाफट जल्दी से। मतलब जिस दिन मैंने 12th पास की, उस दिन मैं मैथ्स में, बस क्या ही बताऊं, मंदिर भी गया भाई, मैं प्रसाद चढ़ाने भी गया, सच बताऊं आपको, आज खुलेआम बता रहा हूं आप लोगों को, थैंक्स करके आया भगवान को, क्योंकि मुझे डाउट था कि मैथ्स में ही मेरा, है ना, तमाम ना हो जाए काम तमाम। अपॉर्चुनिटी, ओ डबल पी, ओप्पो ले लो पहले तो, ओ डबल पी ओ, ओप्पो, अपॉर्चुनिटी ओप्पो, ओ डबल पी ओ आर, ओ डबल पी ओ आर टी यू एन आई टी वाई। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए आंसर हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट, राइम, है ना, राइम, ले, जिसे आप ले कहते हैं, जैसे गानों में राइम होती है ना, कविता में भी, पोयम में भी राइम होती है, तो उस राइम का स्पेलिंग बताओ। तो सर एनडीए क्लियर कैसे, अरे यही तो अल्ट्रा लीजेंड वाली बात है हमारी। ऐसी ऐसी हालत होने के बावजूद भी भाई साहब 3 बार एनडीए क्लियर किया, 3 बार, आज भी तीनों के सारे डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ पड़े हुए हैं मेरे पास। अब तुम सोचो, इतना कमजोर स्टूडेंट, मैं इंडिया वालों को तभी तो कहता हूं, अगर मैंने इंडिया निकाला तो भाई तुम भी निकाल सकते हो, कोई भी निकाल सकता है। बट उसके बाद की थोड़ी कहानी अलग है, वो बाद में बताएंगे। RHYTHM,
कौन सा आंसर लगा रहे हो तुम? बी। अगर बी लगा रहे हो तो तुम सही हो। नेक्स्ट। चलिए तीनों क्वेश्चन कर दीजिए फटाफट। प्रोप्राइटर, एंटरप्रेन्योर और ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी तो सबको पता है ना, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, जिसमें आईएएस ऑफिसर जो लोग होते हैं वो सरकार चलाते हैं। प्रोप्राइटर होता है सिंगल ओनर, अकेला मालिक, किसी चीज का अकेला मालिक। और एंटरप्रेन्योर क्या होता है? बिजनेसमैन होता है। एंटरप्रेन्योर इज बिजनेसमैन। हाँ जी, चले भाई, बताओ। प्रोप्राइटर का स्पेलिंग है ए, और इसका मीनिंग होता है व्यापारी, नहीं सॉरी व्यापारी नहीं, सिंगल ओनर। सिंगल ओनर, किसी चीज का अकेला मालिक होता है प्रोप्राइटर, ठीक है। एंटरप्रेन्योर, ENTREPRENEUR, ये हो जाता है व्यापारी, BUSINESS, बिजनेसमैन होता है ये। एंटरप्रेन्योर इज बिजनेसमैन। ब्यूरोक्रेसी, BUREAUCRACY, तो ये हो जाएगा डी, गवर्नमेंट बाय, आते हैं पेपर में पूछता है, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स का यहां समझ में आ जाएगा आपको, ऑफिशियल्स का मतलब है ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस ऑफिसर्स के द्वारा सरकार। चेक करो यही है क्या तुम्हारा आंसर? अच्छा ये तो अभी नहीं कराऊंगा, चलो यहीं तक था बस आज। फटाफट जल्दी से अब लीजेंड्स गेम स्टार्ट करते हैं। जब तक यहां पर पीडीएफ लगे तब तक मैं आपको बताता हूं। हाँ, आप वो पूछ रहे थे, क्या कहते हैं, ये मैथ की कहानी तो बाद में बताऊंगा किसी दिन। आप पूछ रहे थे सर वोकैबुलरी को कैसे इंप्रूव किया। देखो अब सुनना ध्यान से, मेरा मैथ्स कमजोर था, तो आपको पता है कि फिर कुछ बच्चों का, और सीबीएसई में ना, अभी का तो मेरे को पता नहीं, हमारे टाइम पे तो मतलब मैं बता रहा हूँ, जिन बच्चों का मतलब, ऐसा जरूरी नहीं है सबके साथ होता हो, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ। मतलब मेरा इंटरेस्ट इंग्लिश में बहुत ज्यादा था पहले से ही, और क्योंकि हम सीबीएसई से पढ़े हुए थे, तो इंग्लिश वैसे भी अच्छी सी, रीडिंग कर करके ना हैबिट हो जाती है अच्छी। तो एक्चुअल में था क्या कि आदत ना, हमें रीड करने की हैबिट हो गई थी, रीडिंग लगाने की बचपन से ही। लेकिन सीबीएसई वाले चाहे कितनी भी अच्छी रीडिंग करते हो, बट वोकैब उनकी भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि वहां पर ग्रामर और वोकैबलरी नहीं पढ़ाई जाती। सीबीएसई के स्टूडेंट होंगे, वो कमेंट में फटाफट दिल फेंक के मार देंगे अगर वो बात उनको लग गई हो कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। ऐसा ही होता है, बस उनको एक एक्चुअल में आइडिया होता है पढ़ने का और बोलने का, बट ग्रामर उनका अच्छा इतना नहीं होता है। तो था क्या, जब मैंने एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट किया, तो मुझे बड़ी स्टार्टिंग के मंथ में बड़ी समस्या आई, क्योंकि वोकैब नए आते हैं, हर दिन नए आते हैं, तो मेरे को लर्न करने में बड़ी प्रॉब्लम हो उस समय हुआ। तो मैंने दो मेथड सबसे पहले अपनाए। पहला जो सबसे पहला मेथड था, मैंने न्यूज़पेपर लिया, क्योंकि आज के जमाने में यूट्यूब पे कंटेंट है, एप्लीकेशन, टीचर, बुक, उस समय पे आप समझ सकते हो कुछ नहीं होता था ये सब चीजें। तो सबसे पहला जो काम हो, देखा इतने दिल आ रहे हैं ना, समझ जाओ कि कहाँ लगी है बात जाके। तो मैंने न्यूज़पेपर का सहारा लिया। न्यूज़पेपर उस समय आता था, ठीक है। मुझे मेरे ही स्कूल के टीचर ने बताया था कि बेटे ये जो है ना, आप न्यूज़पेपर का सहारा लो। तो मैंने न्यूज़पेपर लिया, बट क्योंकि मेरा गोल उस समय क्लियर था कि मेरे को लंबा चलना है, ठीक है, मेरा सिलेक्शन आज हो जाए या बाद में हो, मैं ऐसा नहीं हूं कि 2 महीने तैयारी कर दिया छोड़ दिया। तो ये गोल कहीं ना कहीं माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो मुझे था कि ढंग से ही करके चलना है एक बार। तो मैंने इंग्लिश के केस में, मैं आज भी अगर आपको चाहोगे तो मेरी अपने नोट्स हैं उस समय के, जब मैं खुद तैयारी करता था, तो मैं आपको उसके फोटो कभी डाल के दिखा दूंगा, ठीक है। मेरे अपने नोट्स बने हुए हैं, ठीक है, आज भी हैं वो। मेहनत कभी भी करते हो तो हमेशा आपके साथ रहती है वो। तो मैं क्या करता था, एक स्टिकी आती है, स्टिकी ना, ऐसे स्टिकी यूं हटा देते हैं ना, यूं येलो कलर की और इस टाइप की स्टिकी आती है। तो मैं क्या करता था, न्यूज़पेपर में से कोई भी चीज पढ़ता था ना, तो उस सेंटेंस को वहां से लिख के और पूरा सेंटेंस स्टिकी पे लिख देता था, और वो जो वर्ड होता था उसको हाईलाइट कर लेता था। तो मेरे को वो कैब जो है ना, वो वहीं पर उसी वर्ड्स, उसी सेंटेंस से रिलेट हो जाती थी। और जब मैं 10 दिन बाद या महीने बाद या 2 महीने बाद कभी भी रिवाइज करता था, तो मैं तुरंत याद कर लेता था। जैसे मेरे को उस समय की बात है, जब मैं तैयारी कर रहा था, तो
एक सेंटेंस था वहां पर, दैट देयर इज अ स्टैंड ऑफ इन पार्लियामेंट एंड द बीजेपी डज नॉट वांट दिस, क्या कहते हैं, आर्ट दिस आर्टिकल, सॉरी, अरे क्या कुछ था वो, मतलब उसे पास करना था वहां पर, हाँ, द बीजेपी डज नॉट वांट दिस बिल टू पास, ऐसा कुछ था। देयर इज अ स्टैंड ऑफ इन द पार्लियामेंट बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी। तो था क्या, उस समय कांग्रेस सरकार में थी, ठीक है, कांग्रेस की सरकार थी उस समय पर, ठीक है। तो आपस में ना ये लोग भिड़ गए, पार्लियामेंट में ना आपस में इन लोगों में क्या हो गया, टकराव हो गया। और स्टैंड ऑफ मेरे माइंड में तभी छप गया कि स्टैंड ऑफ का मतलब, और मैंने उसके सिनोनियम लिख लिए वहीं पर। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है स्टेलमेट, डेडलॉक, मतलब एक ऐसी प्रोग्रेस, सॉरी, एक ऐसा सिचुएशन जिसमें कोई प्रोग्रेस पॉसिबल ना हो। जब दो लोग, दो पार्टियां आपस में एक मुद्दे पर टकरा जाएं, एक ऐसी स्थिति पैदा कर दें जिसमें कोई प्रोग्रेस पॉसिबल ना हो, दिस इज कॉल्ड स्टैंड ऑफ। तो मैंने उसकी पूरे वर्ड की रिसर्च की और उसको समझा कि ये एक्चुअल में ये पार्लियामेंट में हो क्या रहा है। तो मेरे को कनेक्ट हो गया वो। तो मैंने एक महीने बाद छोड़ो, आज इतने वर्षों के बाद भी मेरे को वो याद है, क्योंकि मैं अब रिवाइज नहीं करता उनको, तो इसीलिए मेरे को सेंटेंस तो बदल गए हैं, वर्ड आज भी याद है, तो भूला ही नहीं जिंदगी में। और उनके सिर्फ सिनोनियम से ही नहीं, मैंने उनकी पूरी एक्सप्लेनेशन, वोकैबुलरी की, वर्ब में ऐसा, इसमें ऐसा, तो मेरे को टाइम तो लगा, बट वो इस तरीके से मेरे को याद होते चले गए। तभी भी कभी मेरे को कोई बंदा बोलता है कि कई बार बच्चों ने बोला, सर इस वाले मेथड से करा दो, कि मुन्नी को चुन्नी लेके भाग गई और उसके पीछे होता है ना, काजोल ने फलाना कर दिया। मेरे को ये बड़ा वाहियात सा गेम लगता है, कारण क्योंकि उसके बाद जब हमने इंडिया की एसएसबी के लिए तैयारी की, तो मेरे को उसमें बड़ी हेल्प आई कि जब स्पोकन में आप उन सेंटेंस को यूज कर सकते हो, आप बोल सकते हो दैट द बीजेपी वाज, सॉरी, द देयर वाज अ स्टैंड ऑफ इन द पार्लियामेंट एंड दिस, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसका सिंपल सा फंडा है कि आपको आगे भी लाइफ में हेल्प करेगा। अब चुन्नी मुन्नी को कहां लेकर जाओगे, आप बताओ कहां लेकर जाओगे, कहीं नहीं लेकर जा सकते ना। ये बेहूदे तरीके होते हैं, वाहियात से वाहियात किस्म के तरीके होते हैं। मैं इसको बस यही कहूंगा, मेरी नजर में मतलब यही तरीका है, क्योंकि इससे ना तो किसी बच्चे का प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगा और खराब हो जाएगा, और प्लस में उसका 4 दिन याद रहेगा फिर भूल जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चे को एंटरटेन, मजा दिलाने के लिए, और मजा जिस चीज में आता है ना भाई, समझ जाओ वही कहीं ना कहीं दिक्कत वाली चीज है। अगर आपको बहुत मजा आ रहा है तो गलत जा रहे हो आप डायरेक्शन में। तो ऐसे चीजें मैं हमेशा बच्चों को करता हूं कि बेटा वो शुरू में बड़ा मजा आएगा, बट बाद में लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से वोकैब लर्न किया। फिर जब मेरे बहुत सारे होते चले गए, फिर तो ये था नोवेल पढ़ रहा हूं, वहां से वोकैब, स्टार्टिंग के 2 3 4 हजार वोकैब लर्न करने में आपको समस्या आएगी, लेकिन उसके बाद तो रोजाना एड ऑन होते चले जाएंगे। ठीक है, सॉरी मैंने आपका समय ले लिया, बट एक्चुअल में ये स्ट्रेटेजी थी। तो कभी भी आप अपनी कॉपी, मैं क्यों कहता हूं कॉपी पेन का सहारा लो, क्योंकि लिखना भाई, लिखने से याद होता है हमेशा, ऑलवेज। हाँ जी, चलो तो फटाफट जल्दी से पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, PQRS का। लगा दो आग, मचाओ तबाही फटाफट जल्दी से। चलिए, अब सुनो ध्यान से। इट इज फुलिश ऑफ, ये मूर्खतापूर्ण बात होगी। क्या, क्या बात मूर्खतापूर्ण होगी? ये बात बड़ी मूर्खतापूर्ण होगी। क्या करना, अब देखो, मैं सपोज करो यहां से मैंने डी क्यू उठाया, टू बिलीव, ऐसा मानना, दैट, क्या मानना। अगर क्यू ऑप्शन में है तो पहले मान लो क्यू को ले लेते हैं, क्यू के बाद एस, अगर गलत हुआ तब हटाएंगे, क्यू के बाद एस। क्या मानना, दैट द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, कि हथियारों का जो यूज है, न्यूक्लियर वेपन्स का जो यूज है, विल रिजल्ट इन विक्ट्री। अब यूज, हथियारों, न्यूक्लियर वेपन्स का अगर आपने यूज किया, इससे आपको जीत मिल जाएगी, ऐसा मानना बेवकूफी है। और बात बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब बी ही आंसर होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर बी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कोर बताना मुझे लास्ट में, आपका क्या स्कोर चलेगा, क्या रहेगा 10 में से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी,
चलिए, चले भाई, देखो, अ डिस्ट्रेसिंग फैक्ट, एक निराश और परेशान करने वाला तथ्य क्या है? क्या है वो फैक्ट? लेट्स सी, इज दैट, ये है, आर से तो स्टार्ट नहीं होगा, आर तो आप उठ नहीं उठाओगे, इसका मतलब क्यू से तो नहीं उठा सकते, तो क्यू वाला ऑप्शन तो हटा दो यहां से, ठीक है। इज दैट मैनी पीपल टुडे, आज बहुत सारे लोग, और एंड से भी नहीं उठा सकते, ये भी गलत हो जाएगा, तो एस का भी गलत हो जाएगा। इज दैट मैनी पीपल टुडे, आज बहुत सारे लोग जो हैं, आर डोमिनेटेड, क्योंकि आर के बाद क्यू दिया हुआ है, आर डोमिनेटेड ओनली बाय ग्रीड, बिल्कुल सही है, बहुत सारे लोग जो है आज लालच से चलते हैं, एंड देयर इज हार्डली एनी सोशल अकाउंटेबिलिटी, और वो सामाजिक जिम्मेदारी मुश्किल से ही लेते, तो डी इसका आंसर है, डी बिल्कुल सही है। आप देखो आपका कौन सा आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 3। गलत हो गया? आसान था ये तो, बेटे जल्दबाजी मत क्या करो, नहीं तो गलती करोगे। एनडीए में पॉलिटी पढ़े या नहीं? देखो, अगर टाइम है, वैसे तो अब टाइम ही नहीं है, लेकिन फिर भी इतने दिन में भी पॉलिटी हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ोगे तो हो जाएगा, बहुत अननेसेसरी वाला मत पढ़ना, मेन मेन पॉइंट पढ़ोगे तो पॉलिटी फिर भी कर सकते हो आप लोग लास्ट टाइम पे। चलिए, पीपल नो, इसका मतलब ये फिक्स है। अब देखो इसके बाद, पीपल जानते हैं, क्या जानते हैं? व्हाट दे नो, किससे स्टार्ट करोगे? नॉट ओनली बट ऑल्सो से तो फिर नहीं बनेगा। हाँ, ये हो सकता है कि पी के बाद आ रहेगा, ये कंफर्म है। अब पी के बाद आर, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें है और इसमें है, तो इसका आंसर यहीं से होगा, सी और डी में से। पीपल नो इज इंजूरियस, ये नहीं होगा। दैट स्मोकिंग टोबैको इज इंजूरियस, तो क्यू के बाद एस मिल गया आंसर, डी आंसर होगा। थर्ड का आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, सक्सेना जी का क्वेश्चन देखो जरा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, गलत मत करना भाई, ध्यान से देना जरा इस पे। मैं फिर कह रहा हूं, ये गलत करवाएगा आपसे, जल्दबाजी में तुम इसे गलत करोगे, ध्यान से देखो एक बार। मिस्टर सक्सेना वॉज अ प्रोफाउंड स्कॉलर, इसका मतलब इतना तो फिक्स है, यहां तक फिक्स है, इसके बाद उठाओ अब आप। वो एक बहुत ही नॉलेज वाले स्कॉलर थे, हु। कर दिया गलत, कर दिया कर दिया कर दिया गलत। मैंने कहा था ना, देखो, आप हर क्वेश्चन को एक ही एंगल से करोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। देखो, मान लो जिन जो बच्चे ए लगा रहे हैं, उन्होंने ये कर दिया कि मिस्टर सक्सेना जो एक स्कॉलर थे, उनका बहुत ज्यादा सम्मान किया जाता था उनके द्वारा, बाय दोज, उनके द्वारा जिन्होंने उनकी किताब पढ़ी थी, और उनको जो विजिट करते थे उनके द्वारा। मान लो पी के बाद क्यू आपने ले लिया, क्यू के बाद आर ले लिया, ठीक है, और पढ़ी थी, कब तक पढ़ी थी? जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। यार, मृत्यु नहीं होगी तब तक किताब नहीं पढ़ी थी उन्होंने, दिमाग लगाओ यहां पे। अच्छा, हु रीड हिज बुक्स, दो, चलो ठीक है, हाँ ये भी सही है, लेकिन अब इसके बाद आता है कि तुमने ये तो ले लिया, दो नॉट
पॉपुलर विद जनरल पब्लिक, पब्लिक के साथ वो पब्लिक के साथ वो जनरल पब्लिक के साथ वो पॉपुलर नहीं थे। तो ये लास्ट में ये कैसे आएगा, ये एस लास्ट में कैसे आएगा, मुद्दा इस बात का है कि तुम इसको लास्ट में कैसे ले सकते हो, ये है सारा टॉपिक, ये लास्ट में एस की कैसे आएगा। अब समझो, पहले मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा है कि मिस्टर सक्सेना वॉज अ प्रोफाउंड स्कॉलर हु, जो भले ही पब्लिक के साथ पॉपुलर ना रहे हो लेकिन फिर भी उनका बहुत सम्मान किया गया उन लोगों के द्वारा जिन लोगों का जिक्र यहां पर है। भले ही वो पब्लिक में पॉपुलर ना हो फिर भी उनका सम्मान किया गया, तो ये दो जो है ये पहले आएगा, इसका मतलब इसका आंसर यहां आएगा, क्योंकि पी क्यू आर और पी क्यू आर ये तो सेम है, तो इसका आंसर होगा डी। देखा, ये मिस्टेक, ये गलती अब करवा दी ना गलती, ये चीज ध्यान रखनी होती है। करो, अब देखो इसमें ये फिक्स है यहां तक, सरकार वांट्स दैट, सरकार चाहती है कि, यहां से फिक्स है। क्या चाहती है सरकार, ढूंढो। चल भाई, आ जा, समझो, आ जाना चाहिए आंसर। देखो, द गवर्नमेंट वांट्स दैट, सरकार चाहती है कि जितनी भी बकरियां मारी गई हैं, ठीक है, बुचर्स के द्वारा, मारी किसके जाएंगे, बुचर्स के द्वारा, तो आर के बाद क्यू हो जाएगा, मिल गया आंसर इसका। मस्ट बी एग्जामिन्ड बाय द वेटनरी सर्जन के द्वारा उनका जांच होनी चाहिए कि वो क्या कारण रहा, तो सी इसका आंसर होगा फिफ्थ का, 6। हाँ जी, चलिए, मिला। द सेकेंड टेस्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट इज दैट, एक अच्छी गवर्नेंस, एक अच्छी गवर्नमेंट का जो सेकंड टेस्ट है, दूसरा जो काम है वो क्या है, क्या है, इज दैट के बाद एंड नहीं आएगा तो क्यू से स्टार्ट नहीं होगा, क्यू से स्टार्ट नहीं होगा तो ये तो हटा दिया यहां पर, ठीक है। एंड शुड ट्रीट देयर, तो एस से भी स्टार्ट नहीं होगा, ये भी हट गया यहां पर, ठीक है। तो इट शुड, इट गवर्नमेंट के लिए यूज हुआ है तो आर से स्टार्ट होगा कि इसे फ्रीडम देना चाहिए, ठीक है। किसको देना चाहिए, एवरी मैन एंड वुमेन को देना चाहिए, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। हा हा हा, चलो आओ मैदान में। ओ, एक सेकंड थोड़ा सा बड़ा कर लेते, चलो, लो भाई, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये है फिक्स। व्हेन अ लैम्ब इज बॉर्न, जब एक मेमना पैदा होता है, इसकी जो मदर है वो उस समय उसकी मृत्यु हो जाती है, मतलब हो सकती है, चांसेस होते हैं, जब एक बेबी शीप पैदा होता है, लैम्ब पैदा होता है, उस समय पर चांसेस होते हैं कि उसकी मदर के सर्वाइवल के चांस कम होते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है जी। S6 को अभी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए S6 को छोड़ देते हैं, तो S1 तो फिक्स हो गया। अब देखो 10, इस प्रकार देयर विल बी नियरली ऑलवेज बोथ मदरलेस लैम्स एंड शीप विदाउट लैम्प, तो 10 का तो रीजन ही नहीं है, तो 10 को तो वैसे हटा दो, इस प्रकार तो बहुत दूर की कहानी है अभी।
हाँ जी, बताइए क्या होगा। ये आपके दिमाग के पेज जरूर खोलेगा। हम्म। लगा दिया सभी ने। चलो देखते हैं किसका सही बैठेगा। तो लैम्स के पैदा होने का जिक्र है। अब उसी पैदा होने का जिक्र हम यहां ढूंढ रहे हैं आर में और एस में। तो सबसे पहले तो जो बी लगा रहे हैं मैं उनको बता दूं। उसने कहा ना दिस हैपन्स। मेरे प्यारे बच्चों, ये दिस हैपन्स का मतलब समझ रहे हो? दिस क्या है? ये दिस हैपन, ऐसा होता है। क्या होता है ये दिस हैपन? क्या है मुझे ये बताओ। एक मदर का मरना और लैम्ब का पैदा होने के समय मरना, ये घटना जो घटती है, इसका मतलब एस के बाद पी दिया हुआ है तो फिर ये भी कंफर्म हो गया। ठीक है, आर के बाद पी दिया हुआ है, ये भी कंफर्म हो गया। ठीक। तो तीन बच्चे थे, अ विडो विथ 3 चिल्ड्रन, जिससे उन्होंने शादी की। ठीक है, अब वो जो महिला थी वो इलिटरेट थी, यानी कि उसका जिक्र उसने। क्वेश्चन बाद देखो क्या होगा। आर के बाद जो होगा वो चलेगा इसमें, क्यों चलेगा? क्यों चलेगा? देखो, हावेवर अ शीप विच हैज लॉस्ट इट्स ओन लैम्ब। अब जो भेड़ है जिसका बच्चा खो गया, मतलब जिसका बच्चा की डेथ हो गई, या जिसका बच्चा नहीं जी पाया, विल नॉट फीड और लुक आफ्टर अ मदरलेस लैम्ब। मान लो ये एक्स नाम का लैम्ब है और इसका जो बच्चा है उसकी मृत्यु हो गई, तो ये वाई नाम का जो लैम्ब है, इसका जो बच्चा है जेड, उसको फीड नहीं करेगा। मतलब एक दूसरे को फीड नहीं करते हैं ये। ठीक है, एक दूसरे को फीड नहीं करते हैं। दस इस प्रकार देयर विल नियरली ऑलवेज बी बोथ, दोनों केस होते हैं। मदर, अब देखो, क्योंकि ये थ्योरी बता दी तो इसका रिजल्ट देख लो। मदरलेस लैम्ब होता है या शीप विदाउट लैम्ब होता है। किसी की मां नहीं होती और कोई जिंदा होता है तो मतलब उसका अपोजिट कर दो। तो ये इसमें एक्सप्लेन कर दिया। तो आंसर सी होगा। बेहतरीन क्वेश्चन, सी। अगर ये भी आपने ठीक किया तो मतलब आप एक बहुत खतरनाक डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप आने वाले टाइम में तूफान मचाने वाले हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 8। अक्टूबर 5, 1818 को जब यंग लिंकन वॉज अप्रोचिंग हिज 10th ईयर, 10 साल, हिज मदर नैन्सी की मृत्यु हो गई। किसके कारण? बुखार के कारण। ये फिक्स है। बी क्यों नहीं है बेटे? मैंने एग्जाम रीजन दे दिया आपको। हाँ जी, मिला।